नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं देश की बात। किसान बिलों को लेकर किसान ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे तबके भी नाराज हैं। खेतों, सड़कों से लेकर संसद तक बिलों का जमकर विरोध हो रहा है। किसानों से जुड़े नए कानूनों का विरोध जारी है। देश भर में आईटी की ताकत माने जाने वाले बेंगलुरु ने आज किसानों की ताकत देखी। किसान बिलों के खिलाफ बेंगलुरु में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और श्रमिक शामिल हुए। ये मार्च बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क तक निकाला गया। 104 साल के फ्रीडम फाइटर एच.एन. डोरास्वामी, योगेंद्र यादव और जस्टिस एच.एन. नागमोहन जैसे कई लोग किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं। दरअसल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक ये प्रदर्शन जारी हैं। विजयवाड़ा में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। हापुड़, अंबाला और लुधियाना में भी किसान सड़कों पर नजर आए। लेकिन नए कृषि बिलों और एमएसपी से जुड़ी किसानों की आशंकाओं के बीच सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का एक फैसला लिया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी अब 50 रुपये बढ़ा दी गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये हुआ है। 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा है। समय से 1 महीने पहले नई एमएसपी को मंजूरी दी गई है। दरअसल सरकार को किसानों की नाराजगी का अंदाज होने लगा है। वो 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। किसानों को भरोसा और विपक्ष पर हमले। मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने भी संभाला हुआ है। आज जब वो बिहार के लिए कई योजनाओं की सौगात दे रहे थे तो उनका सारा ध्यान किसान बिलों पे था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए कानून किसानों के हित के लिए हैं। उन्होंने नए कानूनों को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर जवाबी हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि हमारे देश में अब तक जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले थी, जैसे चली आ रही थी, वैसे ही चलती रहेगी। साथ ही जो कृषि मंडियां हैं वो कतई बंद नहीं होंगी, जिनको लेकर चिंता जताई जा रही है। किसान बिलों के मुद्दे पर राज्यसभा में कल हुए हंगामे को लेकर कार्रवाई आज की गई। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कांग्रेस के राजीव साटव समेत 8 विपक्षी सांसद पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। सदन ने आम सहमति से निलंबन का फैसला किया। सदन के फैसले को सभापति ने पढ़कर सुनाया। कार्रवाई के बाद भी 8 सांसद सदन छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा और कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विरोध इतना जबरदस्त है कि सरकार को विपक्षियों का ही नहीं, अपने सहयोगियों का भी वैसे विरोध लगातार झेलना पड़ रहा है। सरकार से बाहर होने वाले अकाली दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलकर उनको ज्ञापन दिया है। कहा यह जा रहा है कि इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा नाराज हैं। उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की चिंता है। हरियाणा के किसानों की बात हम करेंगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसान क्या सोचते हैं, देखिए अनुराग द्वारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों की मौत का फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों की मौत का फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सरकार किसानों से डरती है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले भोपाल में ये किसान विधानसभा घेरने निकले। नाराजगी कृषि सुधारों से संबंधित
अध्यादेशों के पारित होने से थी। किसानों के लिए जो कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं, उन अध्यादेशों में किसान को नुकसान है। कुल मिला के हमारी मांग है कि ये अध्यादेश वापस किया जाए। आज से 10 साल पहले जो गेहूँ 1500 से 2000 बिक रहा था, आज भी बिक रहा है। इफ्को की बोरी 444 रुपए की थी, उसको 1350 रुपया कर दिया गया। अभी कर दिया। ये कौन सा न्याय है? अच्छा, दूसरी बात, 50 किलो की यूरिया की बोरी थी जो 150 रुपए में मिलती थी, आज 45 किलो की कर दी और 350 रुपए कीमत कर दी उसकी। का नुकसान ये है कि 900 पेज का जो ड्राफ्ट किया है उसमें सबसे बड़ा हमारा जो न्यायिक अधिकार है वो छीन लिया गया है। जो न्यायिक अधिकार है, हम न्यायालय नहीं जा सकते, तो हम कहाँ जाएंगे? तो बोला आप एसडीएम के पास जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? कलेक्टर के पास जाओगे। कि अभी मंडी सचिव जो होता था वो हमारा गवाह था। अब गवाह कौन बनेगा कि हमारा माल खरीदा है? अब कौन बनेगा गवाह? पहले हमारा मंडी सचिव गवाह रहता था कि हाँ हमने उसको 5 कुंटल किसी व्यापारी को माल दिया है। उस व्यापारी के हिसाब से हमारा मंडी एक रसीद देता था। मंडी अधिकारी जो सचिव होता है वो हमको बाकायदा रसीद देता था कि फलाने एक व्यापारी ने हमारा इतने कुंटल माल खरीदा है। अब कौन गवाह बनेगा? आज़ादी के बाद सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार वो लेकर के आई है, लेकिन क्या किसान भी ऐसा मानते हैं? क्या उनको कोई डर है इन 3 कानूनों को लेकर? जैसे कुछ राज्यों में किसान सड़क पर है, उनको लग रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा या उनको कोई और दिक्कत आएगी। क्या है सर कि जैसे जो मंडी से जो किसान अनाज बेचता है वो सुरक्षित रहता है। अब बाहर किसान की मजबूरी, वो कहाँ पे ले जाएगा, कहाँ कर बेचेगा, और मंडी है। दो व्यापारी देगा तो दो में घाटा में नहीं रहेंगे, किसान घाटा में नहीं रहेंगे। कहीं मंडी रहे तो व्यापारी आपस में साठ गांठ करके हमारे बिहार में कहते केनात कि एक व्यापारी एक बनियो करे मनमानी। समर्थन मूल्य हो या व्यापारी खरीदे 2500-3000 के बीच में गेहूँ बेचना चाहिए। कुल मिला के बात ये। लेकिन हर किसान खुश है, ऐसा भी नहीं। हम तो साहब मंडी बेचते हैं। मंडी बेच रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल डर है। डर है? कैसा डर है कि कई का तो 1400 ही मंगे, कई का 1500 मंगे। मनमान्य भाव है, वो मनमान्य भाव लगाएगा वो। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है, लेकिन हकीकत क्या है? रामनगर में युवा किसान बिल के खिलाफ हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी को लगता है ये किसानों के लिए अच्छा है। गेहूँ पिछले साल 2000 के बिकते थे, इस समय आज 1400 रुपये बिक रहा है। आपके मन में क्या डर है कि क्या वाकई ये कानून लागू होने के बाद ये 1400 रुपये यथावत, मतलब आपको कभी एमएसपी मिलेगा ही नहीं? नहीं सर, इसमें एमएसपी मिलना शायद लग नहीं रहा है मेरे को कि एमएसपी मिलेगा इसमें। आपको भी डर है क्या इस तरह का जो जैसे आपके युवा साथी ने? आपको भी लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है। सरकार जो कह रही है कि मंडी आप कहीं भी जाके बेच लो। हाँ, वो में लाभ है हमें। हमारी इच्छा है तो हम बम्बई बेचा, कहीं भी बेचा तो हमें दाम अच्छा मिले। हालांकि तेज सिंह जैसे बड़े किसानों का कहना है ये बिल किसानों के खिलाफ है। ये गलत है, किसानों के हित में नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? मंडी में ऐसा था, अगर किसान का माल नहीं खरीदते हैं, एक बार नीलाम करने के बाद व्यापारी बदल जाता है तो मंडी बोर्ड को कहते हैं, मंडी बोर्ड उस पर दबाव डालता है तो खरीद सकते हैं। अब बाहर होगा तो किस पे दबाव बनाएंगे, क्या करेंगे? कोई वो नहीं, कोई व्यापारी नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो आपको लग रहा है कि ये किसी काम के नहीं है जो सुधार किए हैं? हाँ, नहीं है किसी काम। कन्हेरिया में न तो किसान डरे हैं, न ही सुधारों को लेकर आशान्वित हैं। उनकी तकलीफ कुछ और है। कोई भी डर नहीं है, ना कछु भी नहीं है साहब, और ना पैदा होवे इतरो हम घोर भी नहीं करा। हमारे यहाँ के जो रोजी रोटी चल रही है साहब, पेट भर रहा है, और ना तो कोई आज तक सरकारी कानून है हमारे कने, और ना सरकार से हमें लाभ मिलो साहब। सर हमारे मन में तो डर एक ही, पानी नहीं रहेगा तो ऐसे ही रहेंगे ना पूरा गाँव। कारोबारियों का दावा है सरकार ये सब बड़ी कंपनियों के दबाव में कर रही है। ऐसा देखने में आया है कि इस तरह के प्रयोग हुए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हुई और किसानों से बोल दिया कि आप बावला लगाओ, और जब उसकी फसल आ गई वो खरीदने नहीं आए, और उसके लिए उसके ऊपर एक्ट में कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोगे या नहीं। इसके अलावा एक्ट में ये बोल जरूर रहे मुंह से, लेकिन एक्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम सब आज 50-100 वर्षों से ये व्यापार कर रहे हैं, और हमारे पास ये पूरी पीढ़ी हमने इस बिजनेस में खपा दी, और आज अचानक हम कहाँ जाएंगे, क्या ढूंढेंगे हम? तो ये तो है, हालांकि हम मेहनत करेंगे, कुछ भी काम ढूंढ लेंगे, लेकिन इसमें कुल मिला के
किसान का नुकसान है, छोटे और मध्यम व्यापारियों को हटाकर, और ये नेशनल कंपनी का जो एकाधिकार करना चाह रहा है, इसमें अधिकतर मध्यम वर्ग का नुकसान है। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों का जीवन सुधरेगा, उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलेगा, आय बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा, कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। विरोध समर्थन एक जगह है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इन सुधारों के प्रति किसानों को न बहुत ज़्यादा जागरूक बनाया गया, न उन्हें कुछ बताया गया। इस गांव में ब्रजेश नगर जो सीहोर ज़िले में आता है, यहाँ पर किसानों की बस एक ही आशंका है। उनको बहुत सारे अध्यादेश में बहुत सारे बिंदुओं से कोई एतराज़ नहीं है, पर वो चाहते हैं कि अगर व्यापारी उनके गांव में आकर ख़रीद रहे हैं या किसी किस्म का और प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो सरकार बस ये सुनिश्चित करे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ख़रीदारी उस पर हो, कोई इनको दबाने की कोशिश ना करे। अगर बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या कोई और बड़ा कोई धन्ना सेठ है, वो आकर इनको दबाने की कोशिश ना करे, सिर्फ जो इनकी कीमत है वो मिल जाए, तो फिर बाकी बहुत बड़े पैमाने पर इनको ये जो प्रावधान है इनसे बातचीत करके ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं है। ब्रजेश नगर से अपने सहयोगी रिजवान खान और धर्मेंद्र के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और इन बिलों को लेकर किसानों के मन में डर है, शंका है, आशंकाएं हैं। हमारे संवाददाता शरद शर्मा हरियाणा के झज्जर जिले के एक गांव पहुंचे और देखिए कि किसानों की वहां क्या मन की बात है। उन्होंने शरद से अपने मन की बात बताई। मैं हरियाणा के झज्जर ज़िले के छुड़ानी गांव से रिपोर्ट कर रहा हूं। यहां पर ये समझने आया हूं कि जो खेती से जुड़े बिल संसद में पास हुए हैं, इनको लेकर किसानों के मन में क्या चिंताएं हैं, क्या शंकाएं हैं और कैसा डर है। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या किसान सोच रहे हैं। राम राम जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से टीवी पर देख ही होंगे, इसको लेके बात चल रही है, आप लोगों का विरोध भी चल रहा है। तो मन में क्या डर है या क्या शंका है जिसके चलते आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये बिल इस तरह से पास होते? जी ऐसा है। नाम बता दीजिए और कहाँ की खेती आपकी? जी मेरा नाम वेदपाल है और हम कई तरह की खेती करते हैं। हमारा बाजरे की भी है, कपास की भी है, अभी धान लगाया हुआ है। ठीक है। हमारे बाजरे की कटाई चल रही है। हाँ। और बाजरे को लेकर भी अभी असमंजस है कि भाई कितने टाइम में मंडी में खुलेगा और सही दाम में, मतलब जल्दी बिकेगा नहीं बिकेगा। बाकी जितना हमने बिल के बारे में जाना है, तो अभी इतनी खुलकर बातें आई नहीं है सामने, लेकिन उससे लग रहा है कि जैसे डिटेल आ रही हैं, तो उससे लगता है कि भाई निजीकरण में थोड़ा बढ़ावा आ जाएगा और जो मंडी में आड़ती हैं वो मंडी की बजाय बाहर बैठकर अपनी दुकान पे माल लेगा, वो अपना टैक्स बचाने की सोचेगा, तो उन आड़तियों का निजीकरण इससे बढ़ जाएगा। और कुछ सुनने में आ रहा है कि जैसे इन्होंने कहा है बिल के अंदर कि भाई जो एसेंशियल कमोडिटी आती है ना, कि भाई आलू प्याज आपको बाहर फ्री कर देंगे, इस फ्री कर देंगे तो इससे जो है लाला जी होर्डिंग भी कर सकते हैं। इसका फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मतलब आपको जो है जो सामान है वो महंगा मिलेगा? हाँ, महंगा मिलेगा इससे, तो बाजार भाव बढ़ जाएगा। होर्डिंग होगी तो अभी ये आ रहा है कि भाई इसके अंदर है ऐसा कि भाई होर्डिंग खत्म हो जाएगी और बनिया जो है फ्री होंगे, तो उससे जो है होर्डिंग होगी तो दाम बढ़ सकता है, लेकिन किसान को ज़्यादा उससे फसल बेचने में फ़ायदा नहीं होगा। हमारी किसान की इतनी औकात नहीं है कि वो उसको 6 महीने रख ले, मुझे तो बेचना पड़ेगा। तो उसको टैक्स सरकार तो खरीद नहीं रही, तो एक कपास का है नहीं खरीद रही सरकार। जैसे धान है, सरकार अगर खरीदेगी तो ठीक है, मेरा निकल जाएगा, उसमें लिमिट है। मेरे खेत में जैसे गेहूं की पैदावार है 60 मन की, सरकार खरीद रही है 40 मन। अच्छा। तो 20 मन तो मैं मंडी में बेचने जाऊंगा ना। आड़ती फिर भी वहाँ बोली लगवाता है, तो 10 आदमी इकट्ठे होंगे व्यापारी, 10 आदमियों को जरूरत है तो 2 रुपए बढ़ाएंगे, 20 रुपए तो बढ़ाएंगे। मैं तेरे को 10 रुपए की चीज में 2 रुपए में ले रहा हूँ अब। अच्छा। तो मेरे को जरूरत है, मेरे को आज 2 में ले ले भाई, मेरे को तो 2 मिल जाए। कल और पैदा कर लेगा किसान, तो पैदा करे और क्या करे है। मैं लेके गया, मेरे तो गिल्ली बता दी, टिंडा है, काला दाना है, और वही व्यापारी यही ले रहा है मेरे से 4000 रुपए में, और पानी डाल रहा है उसमें। उसका वो पानी वो उसकी तो वो मैं लेके जा रहा हूँ तो गिल्ला है, और वो पानी डाल के ले जाए उसका सूखा है, वो क्या करेगा? ये सरकार व्यापारी का हक है, किसानों का हक में नहीं है। किसानों का तो भट्ठा दिए, वहाँ रोड जाम हो गए, लाठीचार्ज होगा, कितने लोग सर टूट गए, पैर टूट गए, हाथ टूट गए, और सरकार ने अनिल विज कर अभी किसी को चोट ही नहीं लगी। वो जाकर देखो, सबने फोटो वो दिखाया कैमरा सब सिपाही करके।
किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी की उंगली टूटी है, किसी का ट्रैक्टर मुद्दा मार दिया जेसीबी ने, वो अब तक खड्डे में पड़ा है, उसको उठाने वाला नहीं है, ना उसको इंश्योरेंस दे रहा कोई। कहाँ जाए इंसान, भूखा मर गया किसान। तो किसान क्या रुपए किलो है, रामदेव आटा बना रहा है, वो किसान के गेहूं का आटा बना रहा होगा रामदेव, उसने अपना ब्रांड बना दिया तो उसका आटा हो गया रामदेव का, उसमें कुछ मिला रहा है। वो रामदेव का आटा आप 25-35 रुपए किलो खरीद रहे हो, किसान का आटा 20 रुपए में नहीं ले रहे। किसान में क्या, किसान पैदा करा है कि रामदेव पैदा करता है? एक बात बताओ। हम इस बिल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है किसान। एक आधी कोई बात बताइए जो लगे आपको भाई ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगी। ये गड़बड़ हो रही है, किसान मारा जाएगा, भाव तो मिले नहीं, व्यापारी अपनी मनमर्जी से भाव खरीदेगा। एक फिर ये मन में सवाल आ रहा है सबके कि अगर वो व्यापारी जो आपकी उपज खरीदेगा वो अगर कम रेट दे रहा है तो आप एमएसपी पे बेच देना। देगा कौन? सरकार का तो नियंत्रण नहीं रहेगा, सब प्राइवेट हो रहा है। नहीं पर एमएसपी तो रहेगी, सरकार कह रही है एमएसपी तो रहेगा। बकवास करिए, कुछ नहीं है। ये भी बाजरा किले में 20 मन होता है, वो लेंगे 10 मन, क्या खरीदा उनने? अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार भी पूरा नहीं खरीदती है, थोड़ा बहुत ही खरीदती है। हाँ, सरकार व्यापारी मिलकर काम कर रहे हैं, हर किसान को धोखा दे रहे हैं। ये रणनीति बनाई इसने, बिल पास बिल्कुल गलत है। हम ये करते ये बिल पास बिल्कुल गलत है। इस कारण तो सरकार वो पंजाब से जो MP है उसने इस्तीफा दे दिया है भाई, ये मंत्री ने इस्तीफा दिया भाई, मैं इस सरकार से खिलाफ हूँ जो बिल पास कर रहे हैं। हरसिमरत बादल ने इस्तीफा दिया। हरसिमरत बादल ने इस्तीफा दिया, क्योंकि मैं सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ। इतने दिन मैंने काम किया, वो विधवा में किया है, ये व्यवहारिक सरकार है और अदरवाइज किसी सरकार नहीं है। तो किसानों के मन में ये शंका है, सबसे बड़ी आशंका यही है कि जब वो खुले बाजार में होंगे और उनको किसी तरह की सुरक्षा नहीं मिलेगी तो जो छोटे किसान हैं क्या वो इसमें पिसेंगे। लेकिन बहुत सारे जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये जो है बिल लाए गए हैं वो बहुत बड़े सुधार लाएंगे कृषि क्षेत्र में, पर आशंकाएं दूर करने की कोशिश कर रही है सरकार। ब्रेक में जाने से पहले देखिए कि 188 दिनों के बाद अब ताजमहल खुल गया है और इसके साथ साथ आगरे का किला भी। तो जो वो सैलानी वहां पर जा रहे हैं वो ताजमहल भी देख सकेंगे, लेकिन तमाम नियमों के साथ। अगर कहीं कोई संतृप्त मिलता है या जो मानक है वो उसका पालन किया जा रहा है। CIS जो फेमस डायना बेंच जिसको कहा जाता है फोटोग्राफी के लिए, उसको हमने लेमिनेट किया है और ताकि उसको टाइम टू टाइम हम सैनिटाइज कर सकें। ये विशेष सावधानियाँ, किसी भी स्मारक के किसी भी भाग को, किसी भी रेलिंग को छूना नहीं। 1 महीने 2 महीने तक के एडवांस टिकट हो रहे हैं और जो टिकट यदि ऑनलाइन नहीं बुक करके आ सकते हैं, ऑन द स्पॉट हमारा यहाँ QR कोड डिस्प्ले है, उसके थ्रू इमीडिएटली भी टिकट बुक। एक दिन में सर कितने लोगों को प्रवेश दिया जाएगा? 5,000 लोगों का ही प्रवेश निर्धारित है। बहुत दिन के बाद आए हैं घूमने के लिए और बहुत दिन के लॉकडाउन के बाद खुला है इतना, इसलिए आए हैं घूमने के लिए। ताजमहल बंद था, लोगों में काफ़ी मायूसी थी, अब ये खुला है, लोगों में फिर से एक खुशी की, हर्ष की लहर आई है। वो संक्रमित ना हो, यहाँ एक कर्मचारी है। तो किसान बिल को लेकर तो परेशान हैं किसान, और बटे हुए भी हैं, एक तरह से कुछ विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत अच्छा रिफॉर्म्स आ जाएगा, लेकिन लोग अलग अलग वजहों से परेशान हैं। जैसे देखिए दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में, वहाँ पे महामेधा कोऑपरेटिव बैंक है और इस बैंक के डूबने से करीब 37,000 ग्राहकों के करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए डूब गए हैं। अब ग्राहक अपना मूलधन पाने के लिए वित्त मंत्रालय से लेकर पुलिस तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद अब जाकर पुलिस ने महामेधा बैंक के डायरेक्टर समेत 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नोएडा के सेक्टर 49 के महामेधा कोऑपरेटिव बैंक में ताला लगे 3 साल से ज्यादा हो गया। अब कुलदीप और शादीलाल शर्मा जैसे हजारों ग्राहक अपना पैसा पाने के लिए बैंक और उसके मालिकों के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। शादीलाल शर्मा का एक हाथ नहीं है। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद उनकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई के 15 लाख इसी बैंक में थे, जो अब लगता है कि डूब चुके हैं। ऐसा 1 लाख रुपया इंश्योरेंस का मिला है, बाकी 15 लाख रुपया मेरा अभी बैंक में है।
अच्छा। हाँ जी, आज की तारीख में जो ये कह रहे हैं जी हम तुम्हें रिकवरी करके देंगे, जिन लोगों ने बैंक में घपला किया उनकी रिकवरी संपत्ति की करेंगे। अब तो सर हम यही चाहते हैं कि इनकी रिकवरी करी जाए, इनको जेल भेजा जाए और ग्राहकों का पैसा लौटाया जाए। महामेधा बैंक के दूसरे शिकार कुलदीप हैं। 2016 में एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 30 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए। अब इस रकम का डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर दूसरे को दिया तो पता चला कि ड्राफ्ट ही बाउंस हो गया। तब से उनके 30 लाख रुपए फंसे हैं और वो थानों से लेकर मंत्रालय तक के चक्कर काट रहे हैं। सर हमने यहाँ पे वित्त मंत्रालय के धक्के खाए, गाजियाबाद प्रशासन के धक्के खाए, बैंक के धक्के खाए और हमने क्या कहते हैं जहाँ जहाँ पहुँच जा सकती थी वहाँ हम गए कि जहाँ पे हमारी सुनवाई हो सके। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद अब महामेधा बैंक के प्रबंधकों समेत 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लेकिन 37,000 लोगों के 100 करोड़ रुपए डकारने के बाद भी महामेधा बैंक के कर्ताधर्ता ग्राहकों को जान से मारने तक की धमकी देते थे। मेरे 38 लाख रुपए इस बैंक में हैं और इस समय कोरोना का महामारी चल रही है। हम तो पिछले 3 साल से परेशान हैं। हमने थानों में चक्कर काटे, हमने पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन वालों की मिली भगत होती थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी और हमें इतना परेशान किया गया, हमें तो बल्कि धमकी भी दी गई थी कि अगर तुम अपने पैसे मांगोगे तो मैं जान से मार दिया जाएगा। 1-2 जनों ने तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया था, यहाँ सिर्फ माचिस लगाने की देर थी उसको कि मुझे पैसे इतने चाहिए आज, नहीं तो मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। ये बात ताला लगा दिया कि मेन गेट पे। सोचिए, आम लोगों की मेहनत की कमाई से बैंकों के मालिकों ने अपने सगे संबंधियों को जमकर लोन दिया। जो प्रॉपर्टी लाखों की थी उस पर बैंक ने करोड़ों रुपए के लोन दे दिए। इन सब के चलते बैंक डूब चुका है और खाता धारक सड़क पर हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई बैंकों में इन्होंने जमा किया कि जब आर्थिक मंदी या कठिन दौर से वो गुजर रहे होंगे तब वो बैंकों से पैसा निकाल कर अपने जीवन को आगे चलाएंगे। लेकिन ये बैंक डूब गया और अब ये लोग अपना मूलधन पाने के लिए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर गाजियाबाद पुलिस तक के चक्कर लगा रहे हैं। नोएडा से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो यह है बैंक का हाल। वैसे बैंक हो या अस्पताल, लापरवाही हर जगह होती रहती है। इंदौर के एक और अस्पताल से लापरवाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोविड से जिंदगी की लड़ाई हारे 87 साल के शख्स के कई अंग चूहों से कुतरे हुए मिले हैं। ये इंदौर के यूनिक अस्पताल की कहानी है। कोरोना से पीड़ित 87 साल के बुजुर्ग नवीन चंद जैन की मौत हो गई। इसके बाद बॉडी बैग में पैक करके शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। शव को जब खोलकर देखा गया तो चूहों के कुतरने के निशान मिले। अस्पताल की लापरवाही की वजह से चेहरे, आंख, कान और पैर के हिस्सों को चूहों ने कुतर डाला था। तो ये बदहाली और लापरवाही और बदइंतज़ामी की एक मिसाल है कि इस तरह से शवों का बुरा हाल हो रहा है। पहले परिवार जो है वो जूझ रहा है बीमारी के साथ और उसके बाद ये हाल। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर एक नदी में बस बह गई है। अरे वो आदमी भी है ना क्या? ओ भागो! अरे भागो! अरे पर! अरे वो आदमी भी है ना क्या? ओ भागो! अरे भागो! अरे पर! और अब मुंबई से सटे हुए भिवंडी इलाके की खबर। यहाँ पे भिवंडी में सोमवार की सुबह करीब 3:30 बजे एक 3 मंजिला इमारत ढह गई है। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है और राहत और बचाव का काम चल रहा है।
सोमवार सुबह मुंबई से सटे भिवंडी में 3 मंजिला जिलानी इमारत सुबह करीबन 3:30 बजे ढह गई। तब से ही स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव का काम जारी है। इस इमारत में हाजी शेख के रिश्तेदार रहते हैं। पिछले 12 घंटों से वो अपने रिश्तेदार के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सुबह से पता चल रहा है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट फ्लोर से कुछ लोगों को निकाला तो गया है, लेकिन हमारे परिवार का अभी तक कोई पता चल नहीं पाया है। और हम किसी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बताते हैं कि आप लोग निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। इस तरीके का माहौल बना के रखा हुआ है। मलबे को हटाकर लोगों को निकालने का काम जारी रहा। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। तो वहीं सड़क छोटी होने के कारण राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ को कई परेशानी का सामना करना पड़ा। हम लोगों की सारी व्हीकल जो है तकरीबन 500 मीटर्स दूरी पे हैं, 1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली होंगे। वहाँ से हम लोग सारे इक्विपमेंट को लाना, कैनाइन सर्च को लाना और इतने नैरो स्पेस में आना और उसके बाद काम करना, वो थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि उसके बाद हम उसी हिसाब से यहाँ पे अपने सारे इक्विपमेंट को, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट उसी हिसाब से होते हैं जो काम करने के लिए बड़े बड़े स्लैब को हटाते हैं। भिवंडी में इस तरह के 750 से भी ज़्यादा जर्जर इमारत मौजूद हैं। इस इमारत को भी 3 बार नोटिस दिया जा चुका था। प्रशासन जहां अब मुआवजे की बात कर रहा है, तो वहीं स्थानीय विधायक की मांग है कि चीज़ों को सुधारा जाए। सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। 5 लाख रुपए की मदद मुंबई में आप कम से कम ट्रांजिट तो देते हो। आप कहते हो कि घर खाली करके कहीं जाके रहे तो सही। यहाँ तो कोई ट्रांजिट नहीं, सिर्फ नोटिस है। 1 इलीगल बना कैसे? इन्हीं ऑफिसर्स की वजह से। तीसरी बात ये कि आप एक अच्छी क्लस्टर पॉलिसी लाइए, इंसेंटिव FSI दीजिए। आपने बिल्डरों को कई राहतें दी हुई हैं, कोई बिल्डर यहाँ आता नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो सिर्फ एक अच्छी क्लस्टर रिडेवलपमेंट पॉलिसी बना के टेनेंट्स को प्रोटेक्शन देते हुए, इंसेंटिव देते हुए भिवंडी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए, वही रास्ता है। हर साल मॉनसून में इस तरह के हादसे के बाद बयानबाजी और कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन इस सब के बीच सबसे ज़्यादा भुगतना उन्हें पड़ता है जो ऐसे हादसों में किसी अपने को खोते हैं। भिवंडी से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और अब कुछ राजनीतिक खबरों पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आर्थिक नीतियां हैं या जो घमंड है वो पूरे देश के लिए आर्थिक संकट लेकर आया है। लेकिन एलजेपी के नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिस तरह उनके साथ प्रधानमंत्री रामविलास पासवान की बीमारी के दौरे में खड़े हुए हैं वो बहुत अहम है। तो देखिए कुछ राजनीतिक खबरें। दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन को फिर से तलब किया है। समिति ने अजीत मोहन को 23 सितंबर को पेश होने का नोटिस दिया है। समिति ने कहा है कि इस बार अगर अजीत मोहन पेश नहीं हुए तो इसे विधानसभा की समिति के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में फेसबुक के रोल की जांच कर रही है। फेसबुक पर आरोप है कि उसने हेट स्पीच पर कार्रवाई नहीं की और निष्पक्षता नहीं दिखाई। फेसबुक के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार का घमंड पूरे देश के लिए आर्थिक संकट लाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाना जारी है। शुरुआत में उन्हें चुप किया गया और बाद में काले कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं की तरफ से मुंह फेर कर संसद में सांसदों को निलंबित किया गया। दरअसल रविवार को राज्यसभा में कृषि बिलों को पास कराए जाने के दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने काफी विरोध किया था और इस दौरान उनके व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए 8 राज्यसभा सांसदों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। इस तरह वो अब मॉनसून सत्र की बाकी बची कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया। चिराग पासवान ने कहा कि कल और आज कई बार प्रधानमंत्री ने पापा का हाल जानने के लिए फोन पर बात की। पापा के इलाज में लगे डॉक्टरों से भी प्रधानमंत्री जी ने बात की। इस घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ में खड़े रहने के लिए सहृदय धन्यवाद। रामविलास पासवान दिल्ली के एक अस्पताल के ICU में भर्ती हैं।
चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक पत्र लिखकर कहा है कि आज जब मेरे पिता को मेरी जरूरत है तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। दरअसल इन दिनों बिहार चुनाव के सिलसिले में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है और एलजेपी की कोशिश गठबंधन में अपने लिए अधिक से अधिक सीटें लेने की है। तो एक तरफ तो किसान बिल पर सियासत चल रही है। विपक्ष का कहना है कि ये बिल जो है वो किसानों की एक तरह से डेथ वारंट है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये किसानों को आज़ादी दिलाएगा। इन सब के बीच ये सियासत जो चल रही है किसानों को लेकर, उसी बीच एक खबर किसानों की ही है और ये जो खबर है ये मराठवाड़ा की खबर है। मराठवाड़ा में जहाँ पर छोटे किसानों की मदद के लिए मुंबई के 10वीं क्लास के करीब 50 बच्चे आगे आए हैं। ये बच्चे जो हैं वो मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल के हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं और 50 बच्चे आगे इसलिए आए हैं क्योंकि कोरोना के दौरान में किसानों की जो उपज है वो काफ़ी ख़राब इसलिए हो रही थी कि वो बार बार बाजार जाके सामान नहीं बेच पा रहे थे। 10 दिनों में करीब 17 लाख रुपए उन्होंने क्राउड फंडिंग से जमा किया और बच्चों ने किसानों को, करीब 115 किसानों को सब्जी कूलर भेंट किए हैं जो उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। महामारी के कठिन दौर में मराठवाड़ा के छोटे किसानों के लिए ये सब्जी कूलर बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। करीब 1 हफ्ते तक ये अपनी उपज इसमें सुरक्षित स्टोर कर पाते हैं। ये कूलर बिना बिजली के चलते हैं और आईआईटी के पूर्व छात्रों की एक कंपनी ने इनको तैयार किया है। जो बेचने के लिए जाते हैं तो कम दाम में हम लोगों को बेचना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में भी बहुत सामान आते हैं तो हम लोग सही रेट नहीं मिलता है हम लोगों को सही रेट। 8 दिन में जो 3 बार हम लेते हैं मार्केट में बेचने के लिए तो हमारा नुकसान हो रहा था। फिलहाल अभी 1500-2000 रुपया उसमें हम लोग और ज़्यादा हमारा कमाई हो रहा है। मार्केट में के रेट से भी हमारा जो 2000 नुकसान हो रहा था, 1500, 1700, 2000 तक नुकसान हो रहा है, अभी वो भरपाई हो रहा है इसी के लिए। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट अच्छा चीज़ है। 1 हफ्ता के लिए रखने के लिए ये बनाया गया है। तो इसमें हम लोग अभी ये रेडिश यानी कि मूला रखे हैं। तो ये मूला ये कल तोड़ के रखे हैं। इसमें से सुबह थोड़ा वो गांव में बेच के आए हैं। तो जो बाकी जो बच गया है इसको मैंने कल सुबह इसको फिर बेच देंगे। महामारी और मौसम की मार से जूझ रहे किसानों की मदद के लिए बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल के 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने 10 दिनों में क्राउड फंडिंग के जरिए 17 लाख रुपए जुटाए। 10वीं में पढ़ रहे 15 साल के शनाए नास्ता ने लक्ष्य बनाया 30,000 रुपए जुटाने का, लेकिन फ्यूल अ ड्रीम ऑनलाइन कैंपेन के जरिए इन्होंने 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किए और 10 सब्जी कूलर्स किसानों को भेंट किए। ज़रूरतमंदों की मदद करने की हमें भी हमेशा ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारी उम्र में हमें सही प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता। फ्यूल अ ड्रीम की मदद से हम ये कर पाए। इस महामारी में बहुत बड़ी बात है कि लोग इस तरह हमारी आर्थिक मदद के लिए आगे आए। किसानों की कड़ी मेहनत के सामने ये हमारा उनके लिए एक बेहद छोटा सा योगदान है। सब्जी कूलर एक बहुत ही अलग और यूनिक इनोवेशन है जो आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट्स ने बनाई है। और ये जो एक सब्जी कूलर है उसका दाम है करीब 30,000 रुपये की, और फार्मर्स जो हैं उनके पास बहुत कम पैसा है तो 15,000 वो देना चाहते थे, और बच्चों ने कहा कि हम 15,000 क्राउड फंडिंग के थ्रू इकट्ठा करेंगे। ये जो क्राउड फंडिंग का कैंपेन था, हर बच्चे ने 30,000 की गोल ली थी, तो 50 बच्चे की अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख की गोल हुई थी। और 10 दिन में क्राउड फंडिंग के द्वारा फ्यूल ड्रीम पे ये बच्चों ने 17 लाख इकट्ठा किए। इस क्राउड फंडिंग से 115 किसानों को मदद मिली है और किसानों को मदद पहुंचाने की कोशिश जारी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।